स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। 69 बीपीएससी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर को 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट संभावित है और हमारे पास हार्डली 2 से ढाई महीने का समय है। और इस समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और इस स्ट्रैटेजी पे काम करना स्टार्ट कर दें। सिलेबस के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उन पे अपना कमांड करें। तो आज मैं आपके साथ पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद है, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करूंगा। और ये जो डिस्कशन होगा वो कई सारे पार्ट्स में होगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो एक वीडियो में सारे आर्टिकल्स को कवर करना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस डिस्कशन को कई सारे वीडियो में डिवाइड करूंगा। तो आज ये पहला पार्ट है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 पार्ट्स में डिवाइड है ना। और ओरिजिनली इन 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स डाले गए थे, बट अभी आर्टिकल्स की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, लगभग 450 के आसपास ये आर्टिकल्स हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, उसको समझेंगे और आर्टिकल्स के माध्यम से, अनुच्छेद के माध्यम से पॉलिटी के न्यूएंसेस को, बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो डिस्कशन होगा ये दो तरह से आपको हेल्प करेगा। एक तो आर्टिकल्स पर आपका कमांड होगा, है ना, जो भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर आपका कमांड होगा। साथ ही साथ आर्टिकल के माध्यम से आप पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक इस वीडियो पे बने रहे। और ये जो आर्टिकल्स पे हमारा डिस्कशन है उसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट जल्द ही रिलीज होगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 जो है वो इंडियन टेरिटरी की बात करता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है, संविधान का जो भाग 1 है, वो इंडियन टेरिटरी की बात करता है। और पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल जो है, यानी आर्टिकल 1 जो है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है, बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, है ना। अनुच्छेद 1 किससे रिलेटेड है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी इंडियन यूनियन का जो नाम है और उसकी जो टेरिटरी है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 1 में ही ये बताया गया है कि इंडिया जो यूनियन है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, ऐसा बताया गया है। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। और इंडियन यूनियन में 3 तरह के टेरिटरी आते हैं, है ना। इंडियन यूनियन में 3 तरह के टेरिटरी आते हैं। पहला स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरी और तीसरा वैसे टेरिटरी जिसको इंडिया एक्वायर कर सकता है। जैसे कि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, बाद में गोवा इंडियन यूनियन में शामिल हुआ। तो इंडियन यूनियन में 3 तरह के टेरिटरी आते हैं, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड वैसे टेरिटरी जिसको इंडिया एक्वायर कर सकता है। स्टेट्स मतलब राज्य, जो 28 राज्य है हमारे यहाँ। यूनियन टेरिटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होता है ना, जो अभी जिनकी संख्या 8 है। और तीसरा वैसे टेरिटरी जिनको इंडिया एक्वायर कर सकता है, ठीक है। जो सेकंड आर्टिकल है, जो दूसरा अनुच्छेद है, वो बात करता है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना। एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब यहाँ पे समझेंगे एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है। एडमिशन का मतलब है कि जो टेरिटरी इंडियन यूनियन में नहीं है ना, जो टेरिटरी इंडियन यूनियन में नहीं है, यानी ना तो स्टेट का पार्ट है, ना तो यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, और ना ही ऐसे टेरिटरी का पार्ट है जो इंडिया एक्वायर कर सकता है। तो वैसे टेरिटरी जो इंडियन टेरिटरी में शामिल नहीं है, इंडियन यूनियन में नहीं है, उसको एडमिट करना किसमें? इंडियन यूनियन में। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने फॉरेन की किसी टेरिटरी को एक्वायर किया, या फॉरेन के किसी कंट्री ने इंडिया को एक गिफ्ट में एक टेरिटरी दिया। अब इंडिया क्या करेगा? उस टेरिटरी को जो
3 टाइप्स ऑफ टेरिटरी हैं, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और वैसे टेरिटरी जिसको एक्वायर कर सकता है, उसमें से किसी भी कैटेगरी में उसको रख सकता है ना, यानी उसका एडमिशन करेगा इंडियन यूनियन में। तो जो स्टेट पहले से नहीं थे, नए स्टेट, उनको एडमिट करेगा इंडियन यूनियन में, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स का मतलब है, यानी जो स्टेट्स पहले से नहीं है ना, वैसे राज्य जो पहले से नहीं है इंडियन यूनियन में, उन राज्यों को उसमें शामिल करना, ठीक है। तो मान लीजिए इंडिया ने किसी टेरिटरी को एक्वायर किया, तो एक्वायर करने के बाद अनुच्छेद 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत इंडिया उसको एक नया स्टेट बनाएगा और उसको इंडियन यूनियन में एडमिट करेगा। तो ये किस आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। थर्ड है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में अंतर है। आर्टिकल 2 कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एंड आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 2 में जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट हो रहा था, यानी वो स्टेट पहले इंडियन यूनियन में नहीं था और एक नया स्टेट इंडियन यूनियन में डाला जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। लेकिन अनुच्छेद 3 में यानी आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी जो स्टेट पहले से ही है इंडियन यूनियन में, अब उसको हम फॉर्म कर रहे हैं। कैसे फॉर्म कर रहे हैं? किसी स्टेट के बाउंड्री से कार्व करके, यानी कोई स्टेट है जिससे ही अलग करके हम एक नया स्टेट बना रहे हैं, नया स्टेट फॉर्म कर रहे हैं। वो स्टेट पहले से था इंडियन यूनियन में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसी से कार्व करके, उसी से अलग करके एक नया स्टेट बना रहे हैं। जैसे बिहार झारखंड था पहले एक, वहाँ से झारखंड हमने अलग कर दिया, है ना, बिहार से अलग करके हमने झारखंड बनाया। उसी तरह उत्तर प्रदेश से हमने अलग करके उत्तराखंड बनाया, है ना, मध्य प्रदेश से अलग करके हमने छत्तीसगढ़ बनाया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का मतलब है क्योंकि ये स्टेट पहले से इंडियन यूनियन में थे, बस उसको उसके बाउंड्री को अल्टर करके या उसके बाउंड्री को छोटा करके या दो स्टेट्स को मिलाकर ज्वाइन करके हमने नया स्टेट बनाया, उसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट होगा वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। आर्टिकल 3 में और क्या बोला गया है? अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज, यानी एरिया को अल्टर करना, चेंज करना, एरिया को ज्यादा करना या कम करना स्टेट्स के, है ना, या फिर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी जो स्टेट एग्जिस्ट है उसके नाम को बदलना। जैसे हमने उड़ीसा को ओडिशा कर दिया, तो ये किस आर्टिकल के तहत हम करेंगे? आर्टिकल 3 के तहत। अनुच्छेद 3 में ये बातें कही गई हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया एंड बाउंड्री एंड चेंजिंग ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये हम आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि मतलब आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि जो भी चेंजेज होंगे, है ना, जो भी नाम में चेंज होगा, नया जो भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव हम लाएंगे, आर्टिकल 2 के तहत हम क्या बदलाव ला रहे थे? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी जो इंडियन यूनियन में स्टेट नहीं है उसको इस्टेब्लिश करना, एडमिट करना। और आर्टिकल 3 में हम क्या कर रहे थे? जो इंडियन यूनियन में पहले से स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं, नया स्टेट बना रहे हैं कार्व करके, है ना, दो स्टेट को डिवाइड करके या दो स्टेट को मर्ज करके। तो ये जो भी बदलाव आ रहा है या नाम में बदलाव कर रहे हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत, ये जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हम जो भी बदलाव करेंगे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, यानी वो जो बदलाव होगा वो संविधान संशोधन के द्वारा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा होगा। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कैसे पास होगा? वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है वो 3 तरह से पास किया जा सकता है, एक सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी से, और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट्स। 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। तो जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी बदलाव आएगा, जो भी चेंजेज आएगा, वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज होगा और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से चेंज होगा और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया द्वारा होगा। और इसमें स्टेट का कोई रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे जब भी ये चेंजेज आएंगे, प्रेसिडेंट जो बिल होगा, चेंज वाला बिल, उसको स्टेट को भेजेगा, स्टेट की राय मांगेगा, बट स्टेट का राय कंपलसरी नहीं होगा, मतलब उस पर बाधित नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति उसको मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, बट राष्ट्रपति एक बार
स्टेट की राय जरूर लेगा, लेकिन राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तहत। तो पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, भाग 2 है, वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। और जो आर्टिकल 5 है वो कहता है, आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान जब लागू हुआ था, कमेंस हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, कमेंस किया गया, तो उस समय सिटीजनशिप की क्या क्राइटेरिया थी, सिटीजनशिप किसको बोलते थे, कौन सिटीजन थे, इसके बारे में बात करते हैं आर्टिकल 5। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 6, है ना। आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी वैसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं, है ना, उनका जो सिटीजनशिप राइट है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 6, है ना। जो नागरिक अधिकार है, जो सिटीजनशिप राइट है, उसकी बात करता है आर्टिकल 6, वैसे लोगों की जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए थे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकों के अधिकार का कंटिन्यूएशन, है ना, मतलब उसको चलते रहना। मतलब आर्टिकल 10 बात करता है कि किन स्थितियों में आपका जो है राइट है वो छीन लिया जा सकता है और किन स्थितियों में वो कंटिन्यू रहेगा, है ना। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन बाय लॉ, यानी आर्टिकल 11 के अनुसार पार्लियामेंट सिटीजनशिप के राइट को रेगुलेट कर सकता है लॉ के द्वारा, है ना। ये आर्टिकल 11 में दिया हुआ है कि सिटीजनशिप मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होगा, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होगा, चाहे वो सिटीजनशिप राइट्स से हो या कैसे सिटीजनशिप लेना है, कैसे सिटीजनशिप हट सकता है, इन सारे चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट कर सकता है, पार्लियामेंट बाय लॉ बनाकर वो रेगुलेट कर सकता है, ये आर्टिकल 11 कहता है। नेक्स्ट पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? वैसे राइट, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है ना। हमारे देश का सबसे फंडामेंटल लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बेसिक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन और उसके द्वारा हमें ये राइट्स दिया गया है, इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। साथ ही साथ एक और कारण है जिसके कारण इसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है, वो ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, है ना, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फंडामेंटल है ना। हमारे सामाजिक, आर्थिक, साइकोलॉजिकल, मानसिक, है ना, विकास के लिए ये जो राइट्स हैं बहुत ही फंडामेंटल हैं, बहुत ही बेसिक है, मूलभूत हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार। तो पार्ट 3 मौलिक अधिकार की बात करते हैं और पार्ट 3 में जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में आप देखेंगे कि उसमें स्टेट का जिक्र आया है ना, स्टेट वर्ड यूज हुआ है। और फंडामेंटल राइट में जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है उसका मीनिंग राज्य नहीं है ना, वो राज्य से रिलेटेड नहीं है। तो स्टेट का मतलब क्या है उस चीज को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में, यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो वर्ड स्टेट यूज हुआ है, खासकर फंडामेंटल राइट में जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है उस स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया गया है। और आर्टिकल 12 क्या कहता है? स्टेट का मतलब होता है वैसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास ऑथोरिटी हो डिसीजन लेने का। तो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट का जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, साथ ही साथ लोकल बॉडीज, है ना, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं लाइक ONGC, LIC, जिनके पास डिसीजन लेने का पावर है उन्हें कहा जाएगा स्टेट, है ना। स्टेट कौन होंगे?
वैसी ऑथोरिटी जिसके पास डिसीजन लेने का पावर है और जो इन्फोर्स कर सकता है रूल्स को, उसको कहेंगे स्टेट। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनसिपैलिटी, है ना, ग्राम पंचायत, और उसके अलावा जितने भी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, है ना, जैसे LIC, ONGC, है ना, ये सब भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार स्टेट के डेफिनेशन में वो भी आ सकता है, वो प्राइवेट एंटिटी भी आ सकता है जब वो गवर्नमेंट का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल TCS है ना, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो TCS कर रहा है ना, टाटा कंसल्टेंसी भी, वो एक प्राइवेट फर्म है, बट कर क्या रहा है, वो स्टेट का काम कर रहा है, गवर्नमेंट का काम कर रहा है। तो उस समय तक, जब तक वो स्टेट का काम कर रहा है, उस समय वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है। आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। आर्टिकल 13 के अनुसार अगर कोई लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर कोई लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है और वो अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो जुडिशरी के पास ये पावर है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके, है ना, न्यायिक उसका रिव्यू कर सके कि वो लॉ फंडामेंटल राइट को छीन रहा है या कि नहीं, ये वायलेट कर रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, इसकी रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी जुडिशरी अगर पाती है कि ये जो लॉ है वो फंडामेंटल को वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है जुडिशरी, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है जुडिशरी को। सॉरी, आर्टिकल 14 में, ये आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट यहां से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की बात की गई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी दो चीजें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दोनों अलग अलग है, जो कि आर्टिकल 14 में दोनों कंबाइंडली इंक्लूडेड है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ के सामने सभी लोग समान हैं, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सभी लोग समान हैं, किसी को कोई विशेष प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे प्रेसिडेंट होता है उसको कुछ प्रिविलेज दिया जाता है, लेकिन लॉ के सामने लगभग सभी लोग समान होते हैं। और ये जो कंसेप्ट लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब है किसी को कोई विशेष प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, है ना। इक्वल सर्कमस्टांसेस में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। क्या बोला गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में? कि इक्वल सर्कमस्टांसेस में सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इक्वल सर्कमस्टांसेस में अगर सर्कमस्टांसेस अलग अलग होंगे तो इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा लॉ के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक बच्चा है ना, माइनर है ना, 18 से नीचे उम्र का, और एक एडल्ट है, दोनों ने क्राइम किया, तो एडल्ट को सजा होगी, उसको जेल मिल सकता है, रिगरस पनिशमेंट मिल सकता है, फांसी मिल सकता है। बट अगर किसी बच्चे ने क्राइम किया तो उसे सुधार गृह में भेजा जाएगा, है ना। तो ये क्योंकि यहाँ पे सर्कमस्टांसेस चेंज है ना। तो इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि लॉ के सामने सभी लोग समान हैं, नो वन इज अबव द लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कहा जाता है कि इन इक्वल सर्कमस्टांसेस एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, लेकिन सर्कमस्टांसेस इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया कि एडल्ट और चाइल्ड वाला, तो दोनों का सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, इसलिए दोनों को अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा, उसको रिगरस पनिशमेंट मिलेगा और इसको सुधार गृह में भेजा जाएगा। तो ये आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि आर्टिकल 15 जो है उसमें बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इन सभी के आधार पे किसी को
डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि स्टेट कुछ खास कास्ट के जैसे कि एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। इसको कहेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, है ना, बट किस आधार पे कर रहे हैं कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है ना, इस आधार पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। और इसी के आधार पे एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है कि बिकॉज दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एक नया एडिशन हुआ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस के आधार पे भी हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं यानी रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये नया ऐड किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 16 में कहा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना। यहां भी किसी के साथ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, इसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में जो भी अपॉर्चुनिटी होगा, जो भी अवसर होंगे, है ना, जैसे वैकेंसी निकलती है उसमें सभी को समान ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे या फिर जो एससी एसटी होगा उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है ना। तो ये याद रखना है 15 एंड 16। आर्टिकल 17 में बताया गया है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात हुई है। छुआछूत को खत्म करने की बात की गई है। और छुआछूत सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक रूप से भी अगर जो छुआछूत है उसको भी खत्म करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फिजिकल रूप से यानी जो दिख रहा है छुआछूत वही नहीं सिर्फ, बल्कि मानसिक रूप से जो छुआछूत है, यानी आप किसी से अगर बात नहीं करते इसलिए कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से अनटचेबल है, तो तब भी ये छुआछूत जो है इलीगल हो जाएगा, है ना, और उस केस में आपको दंडित किया जा सकता है। दंड का भी प्रोविजन बताया गया है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 बात करता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। इसमें बोला गया है कि जो भी टाइटल्स जो कि एजुकेशनली और मिलिट्री के द्वारा दिया गया है, उसके अलावा जो भी टाइटल्स हैं, एजुकेशनली जो आपने अचीव किया है या फिर मिलिट्री के द्वारा जो टाइटल दिया गया है, उसके अलावा जितने भी टाइटल्स हैं उसको ख़त्म करना, है ना। जैसे पहले बहुत सारा टाइटल लगाया जाता था, राय बहादुर सर, है ना, सर या फिर राय बहादुर जो टाइटल दिया जाता था, इन सारे टाइटल्स को ख़त्म करना आर्टिकल 18 के अनुसार, क्योंकि ये भी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो राइट टू इक्वालिटी में 18 आर्टिकल तक है ना, और 18 आर्टिकल में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। लेकिन हाँ, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल में ये याद रखना है कि जो एजुकेशनली जो आपने अचीव किया है, जैसे डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टर, इंजीनियर, ये टाइटल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइटल है, जो इनके अलावा मिलिट्री और एजुकेशनली जो आपने अचीव किया, उसके अलावा जो टाइटल्स है उसको एबोलिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम में आता है, आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 6 फ्रीडम गारंटी किए गए हैं। पहले ये 7 फ्रीडम था, अब 6 फ्रीडम दिया गया है। उसमें से कौन कौन है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 के तहत 6 फ्रीडम आपको दिया गया है, सिटीजन को दिया गया है। और इसमें पहला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी किसी जगह पे संग्रहित होने का अधिकार, है ना, बिना आर्म्स का किसी जगह पे आप इकट्ठा हो सकते हैं। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। थर्ड इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी आप एक संगठन बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, है ना, और यूनियन। जैसे ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो समूह बनाया है इसी फ्रीडम के तहत, यानी जो आर्टिकल 19 में जो ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का जो फ्रीडम अधिकार दिया गया है, राइट दिया गया है आपको, उसी के तहत पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हुआ है। तो राइट टू एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड और यूनियंस,
उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रीडम है वो है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में, टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में 3 चीज़ें हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और वैसे टेरिटरी जो भारत जिसको एक्वायर कर सकता है। तो भारत के टेरिटरी में आप कहीं भी फ्री होके घूम सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रीडम है वो है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के टेरिटरी के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं, है ना, सेटल हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो फ्रीडम है वो है इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस आप अपना सकते हैं। तो ये 6 फ्रीडम आपको दिया गया है। कौन से ये 6 फ्रीडम है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकेंड इज राइट टू assemble peacefully without arm, and third is right to form union and association, fourth is right to move freely throughout the territory of India, fifth is right to reside and settle in any part of India, and sixth is right to practice any profession, any trade, business, ठीक है। तो ये 6 फ्रीडम आर्टिकल 19 के तहत आपको दिए गए हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आर्टिकल 19 से आगे, है ना, जो भी आर्टिकल्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस तरह के और भी नए वीडियोस बना सकें। थैंक यू।